हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है? ए है, फर्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। सेकंड है निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्व भागीदारी अधिनियम। थर्ड है दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम। फोर्थ है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से जो कानून हाल ही में पारित किया है वो किया है निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्व भागीदारी अधिनियम। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 में आया था, जबकि निःशक्त व्यक्ति अधिनियम जो आया था वो 1995 में आया था। ओके, तो इसलिए जो भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो कानून पारित किया वो निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और भागीदारी अधिनियम को क्या किया? पारित किया। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। निम्न में से कौन सा शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है? तो फर्स्ट है इसमें व्हील चेयर, पहिया कुर्सी। सेकंड है बड़ी मुद्रण वाली किताबें। थर्ड है शब्द भविष्यवाणी वाला सॉफ्टवेयर। एंड फोर्थ है स्पर्श सामग्री। तो व्हील चेयर और पहिया कुर्सी जो है वो शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए सहायक तकनीक होगी, क्योंकि शारीरिक गतिक विकलांगता के अंदर चलने में दिक्कत आती है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ावा दिया गया है? तो फर्स्ट है इसमें दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट शिक्षा की अनिवार्यता। सेकंड है दिव्यांगता के आधार पर अधिकारों के उपागमन में भेदभाव। थर्ड है दिव्यांगजनों की शिक्षा के अधिकार से बेदखली। एंड फोर्थ है जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जो बढ़ावा दिया गया है वो दिया गया है जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव, क्योंकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 समानता की बात करता है और जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता के अधिकार की बात करता है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम निम्न में से किस सिद्धांत को पचपोषित करता है? तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो है वो समावेशन के सिद्धांत को पचपोषित करता है, क्योंकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 सभी दिव्यांगों के लिए हर क्षेत्र में समानता के अवसर की बात करता है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में समावेशन से प्राप्त होता है। ओके, तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है? तो फर्स्ट है इसमें मानसिक मंदित। सेकंड है बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति। थर्ड है मानसिक विकलांग। एंड फोर्थ है व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जो है बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका है, क्योंकि व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है। ओके, तो क्या है इसमें? राइट हो जाएगा 4, क्योंकि व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है यह कथन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबंधित करता है। तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समावेशी शिक्षा के बढ़ावे और सुसाधन हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत निम्न में से युक्तियों के किस समूह को प्रतिपादित किया गया है? तो फर्स्ट है इसमें विद्यालय जाने वाले बालकों का हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करना। एंड सेकंड है सभी के लिए एक रूपी और मान्यकृत पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना। तो ये गलत है। एंड थर्ड है फ्रेंड्स इसमें पुस्तकें, अन्य अधिगम सामग्री और समुचित सहायक युक्तियाँ उपलब्ध करवाना। एंड फोर्थ है संसूचना हेतु समुचित संवर्धित और अनुकल्पित पद्धतियों का उपयोग। तो समावेशी शिक्षा के बढ़ावा जो में और सुशासन हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम जो है वो विद्यालय जाने वाले बालकों का हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण करता है और पुस्तकें, अन्य अधिगम सामग्री और समुचित सहायक युक्तियाँ उपलब्ध करवाता है और संसूचना हेतु समुचित संवर्धित और अनुकल्पित पद्धतियों का उपयोग करता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा थर्ड। पहला, तीसरा और चौथा इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारक चलन क्रियात्मक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक है? तो फर्स्ट है इसमें लचीला पाठ्यक्रम। सेकंड है अगम्य आधारभूत संरचना। थर्ड है समानुभूतिपूर्ण अभिवृत्ति एंड फोर्थ है व्यापक मूल्यांकन।
तो जो चलन दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक है वो है अगम आधारभूत संरचना। अगम आधारभूत संरचना जो है फ्रेंड वो चलन दिव्यांगता या शारीरिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए आधारभूत संरचना जरूरी है ताकि उन्हें विद्यालय में कोई दिक्कत ना आए। ओके, करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक भाषा कक्षा में वह विद्यार्थी जिन्हें वाचन वैकल्य है उनके सफल समावेशन हेतु निम्न में से किस तकनीक का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। तो फर्स्ट है इसमें हस्तलिखित कार्यों को जमा करने की सख्त समय सीमा निर्धारित करना। सेकंड है कक्षा में नोटिस बनाने की जगह आवाज़ रिकॉर्डर के इस्तेमाल की अनुमति देना। थर्ड है हस्तलिखित के बजाय टाइप और मुद्रित करके कार्यपत्रों को जमा करने की अनुमति देना। एंड फोर्थ है व्यक्तिगत गति के अनुसार पठन और लेखन के अवसर प्रदान करना। तो एक भाषा कक्षा में वह विद्यार्थी जिन्हें वाचन वैकल्प है उनके सफल समावेशन हेतु निम्न में से किस तकनीक का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। तो उन्हें हस्तलिखित कार्यों को जमा करने की सख्त समय सीमा निर्धारित करना। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। वो है गुणज वैकल्प कैलकुलेटर का प्रावधान। ये क्या है, ये जो है ये वह दिव्यांगता है जो विद्यार्थी की गणितीय गणनाओं को करने की दक्षता को क्या करती है, प्रभावित करता है। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा और सीखने के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है, सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र सजा से बचने के कारण अभिप्रेरित होते हैं। सेकंड है, सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा हो। थर्ड है, सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र बाहरी रूप से प्रेरित होते हों। एंड फोर्थ है, सीखने में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है। तो प्रेरणा और सीखने के बारे में कौन सा कथन सही है। तो सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा हो, जब अंदर से रुचि जगती है छात्रों में तो वो जल्दी कोई चीज़ सीखते हैं। तो जैसे किसी छात्र को एग्ज़ाम में पास होना है तो या फर्स्ट डिवीज़न उसको लाना है तो वो अंदर से क्या होगा, उसको जागृत होगा कि वो उस चीज़ को सीखेगा, उस चीज़ को पढ़ेगा, तो उस अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, परीक्षा में अच्छे नंबर लाएगा। तो जब बच्चे आंतरिक रूप से यानी इंटरनली मोटिवेट होते हैं फ्रेंड्स, तो वो क्या होता है, वो सबसे बेहतर सीखते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। फर्स्ट है बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर, और सेकंड है सीखने में पूर्णबलन की भूमिका पर। थर्ड है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। एंड फोर्थ है एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। तो अनुभवात्मक अधिगम जो है वो बल देता है आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर बल देता है। क्योंकि अनुभवात्मक अधिगम में बच्चा जो होता है वो नए ज्ञान को अपनाने या समझने के लिए अपने एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है। और आलोचना यानी क्रिटिकल रिफ्लेक्शन या आलोचनात्मक प्रतिबिंब एक ऐसी सोचने की जो प्रोसेस है जिसमें बच्चा जो होता है वो अपने विचार, अनुभव या एनालिसिस के माध्यम से अपने कार्य के किसी भी पहलू को समझता है और उसका इवैल्यूएशन करता है। और यह प्रक्रिया किसी सिचुएशन के बारे में इन डेप्थ से सोचने और कैपेसिटी के बारे में ये बताती है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है वो अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। वो है गैर प्रासंगिकरण। गैर प्रासंगिकरण क्या है, वो अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट से हटकर जब बात की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे डिकॉन्टेक्स्चुअलाइजेशन कहते हैं। और किसी भी विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर, स्थिति या स्थान के बारे में चर्चा हो रही है और यदि उससे हटकर कोई बात की जाए तो उसे कहा जाता है डिकॉन्टेक्स्चुअलाइजेशन। यानी जब कोई बात मूल विषय या मेन सब्जेक्ट से अलग हटकर की जाती है तो वो उसे हम गैर प्रासंगिकरण कहते हैं। ओके, तो ये करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तो फर्स्ट है इसमें तथ्यों को रटना। सेकंड है यंत्रवत याद करने के पूर्वाभ्यास से उत्कृष्ट बनना। थर्ड है समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा। एंड फोर्थ है समालोचनात्मक चिंतन का विकास। तो जो अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए समालोचनात्मक चिंतन का विकास। समालोचनात्मक चिंतन क्या होता है। समालोचनात्मक चिंतन जो होता है फ्रेंड वो यानी क्रिटिकल थिंकिंग
वो क्रिटिकल थिंकिंग जो होता है वो व्यक्ति को नए विचार को समझाता है, ओके, और उसका एनालिसिस करता है, और इस प्रक्रिया यानी इस प्रोसेस को विभिन्न दृष्टिकोण या अप्रोच या एलिमेंट को समझने में उसको मदद मिलती है, और इसके द्वारा वो नई इन्वेंशन और विचारों को क्या करता है, जन्म इसमें होता है, ओके। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि महारत उन्मुखी विद्यार्थी कैसे होते हैं। महारत उन्मुखी विद्यार्थी कैसे होते हैं। फर्स्ट है सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं। सेकंड है मानते हैं कि क्षमता स्थिर व स्थायी है। थर्ड है बहुत ही आसान लक्ष्य करते हैं या कोई लक्ष्य नहीं करते हैं। एंड फोर्थ अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं। तो महारत उन्मुखी विद्यार्थी यानी मास्टर ओरिएंटेड जो स्टूडेंट होते हैं वो होते हैं कि वो सीखने के लिए अपने लक्ष्य तय करते हैं और उसके बाद अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं। पहला और चौथा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे सीखने के लिए सदैव मोटिवेटेड रहते हैं, अपने लक्ष्य को तय कर लेते हैं और सीखने के लिए दूसरों की सहायता लेते हैं, उन्हें मास्टर ओरिएंटेड स्टूडेंट कहा जाता है, ओके। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में किस क्रम में मदद मिलती है। तो किस क्रम में उससे मदद मिलती है कि विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में किस क्रम में मदद मिलती है। फर्स्ट है ठोस से अमूर्त, और सेकंड है अपरिचित से परिचित, थर्ड है उच्च क्रम से निचले क्रम, एंड फोर्थ है जटिल से सरल। तो ठोस से अमूर्त, तो विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में ठोस से अमूर्त जो है वो मदद मिलती है, क्योंकि जिस टॉपिक का अध्ययन जो होता है बच्चों को करना है, यदि उससे संबंधित सामग्री को उनके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए तो उस विषय में सोचने के लिए बच्चों को सहायता मिल जाती है और वह उसे अपने विचारों को कनेक्ट कर पाते हैं, ओके। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अभिकथन ए कहता है जो शिक्षक यह मानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास जो होते हैं प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, और छात्रों को स्कूलों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करने हैं। तो जो शिक्षक ये मानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, छात्रों को स्कूलों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करने हैं। तो ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। और तर्क आर है अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़े हैं जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है फ्रेंड, इसमें दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या है, ओके। आर सही व्याख्या करता है ए की। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चों के मौजूद ज्ञान से जोड़ना जरूरी है, और तर्क आर कहता है कि अधिगम एक रूपी तरीके से होता है। तो अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चों के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है, ये क्या है, ये सही है, क्योंकि अधिगम एक रेखी तरीके से होता है, तो ये गलत है। अधिगम एक रेखी तरीके से नहीं होता है, ओके, ये गलत है। तो इसमें जो ए सही है और आर क्या है, गलत है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए कहता है अधिगम में बच्चों द्वारा देखे और अनुभव किए गए तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया शामिल है, ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। और कारण आर है बच्चे रेखीय तरीके से सीखते हैं न कि चक्री तरीके से, तो ये क्या, ये गलत है। ए सही है और आर गलत है, ओके। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, ओके। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बच्चे फिल इन दी ब्लैंक्स तरीके से सीखते हैं और फिल इन दी ब्लैंक्स तरीके से नहीं सीखते हैं। बच्चे जो होते हैं वो वर्तुलाकार तरीके से सीखते हैं, यानी स्पाइरल तरीके से सीखते हैं, और लाइनर तरीके से नहीं सीखते हैं, ओके। तो राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि वर्तुलाकार अधिगम यानी स्पाइरल लर्निंग जो होता है वो होता है किसी एक टॉपिक को विभिन्न पर्सपेक्टिव से देखना, विभिन्न दृष्टिकोण से देखना या समझना और आत्मसात करना, ओके। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्नेहा का कद जो होता है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ओके, और अब उसका हाथ जो है उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा के कद में बदलाव कहा जाता है, क्या कहा जाता है। फर्स्ट है
सेकंड है वृद्धि, थर्ड है सीखना एंड फोर्थ है अनुकूलन। तो स्नेहा का कद जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कद जो बढ़ना क्या है फ्रेंड, कद बढ़ना जो है वो है वृद्धि। ओके, तो राइट आंसर इसमें बी सेकंड हो जाएगा, क्योंकि कद बढ़ना वृद्धि है। यानी वृद्धि जो होती है फ्रेंड वो क्वांटिटी होती है यानी मात्रात्मक होती है, जो मैचुरेशन के बाद जो होती है रुक जाती है, और डेवलपमेंट जो होता है वो जीवन चलता रहता है। ओके, और वो क्वालिटेटिव होता है। तो वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है। राइट आंसर डी बी सेकंड हो जाएगा, क्योंकि कद बढ़ना जो है, कद बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो कद बढ़ना क्या है, वृद्धि है। लेकिन वृद्धि जो क्या है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, जो परिपक्वता यानी मैचुरेशन के बाद रुक जाती है। ओके, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो वो है 7 वर्ष के बच्चे। ओके, 7 वर्ष के बच्चे जो होते हैं फ्रेंड वो उत्तर बाल्यावस्था यानी मिडिल चाइल्डहुड 6 से 11 वर्ष की अवस्था में होते हैं। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि क्या है? वृद्धि जो है वो स्थिर है और सोच जो है वो तार्किक है, और जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि जो है वो धीमी है और सोच क्या है, सोच जो है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि क्या है फ्रेंड, वृद्धि जो है वो स्थिर है। ओके, और सोच क्या है, सोच कुछ हद तक क्या है, आत्म केंद्रित है। जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी है और सोच क्या है, तार्किक है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सेकंड हो जाएगा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि जो है वो स्थिर है और सोच क्या है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित है। जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि क्या है, धीमी है और सोच तार्किक है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक वृद्धि और विकास के फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो भौतिक वृद्धि और विकास के जो होते हैं शीर्षगामी या अवरोही और समीपस्थ आंतरिक से बाहरी सिद्धांतों का पालन करते हैं। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि शीर्षगामी यानी सेफेको ऑर्डल हेड टू टो होता है, सर से पैर की तरफ होता है, और प्रॉक्सिमो डिस्टल जो होता है वो इनर से आउटर होता है, मतलब आंतरिक से बाहर होता है। ओके, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए है कि बच्चों का शारीरिक विकास बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। बिल्कुल करेक्ट है। और तर्क आर क्या है कि बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। ये भी करेक्ट है। ए और आर क्या है, दोनों सही है, और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि विकास के सभी आयाम या डोमेन जो होते हैं वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि एक दूसरे से जुड़े हैं, अर्थात एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है? तो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत जो है यह सुझाता है कि विकास जो होता है सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। ओके, क्योंकि विकास जो होता है सिर से पैर की तरफ होता है का विकास होता है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा, शीर्षगामी सिद्धांत यानी सिर से पैर तक की तरफ विकास होता है। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषता में शामिल है, यानी टाइपिकल आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक क्रिएटिव चिल्ड्रंस इंक्लूड। तो इसमें फर्स्ट है विचारों की अनम्यता, सेकंड है ऊब के लिए उच्च सहिष्णुता, मतलब हाई टॉलरेंस फॉर बोर्डम, एंड थर्ड है प्रीफरेंस फॉर कॉम्प्लिसिटी, एंड फोर्थ है कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो फोर्थ है अभिसारी सोच। तो जटिलता के लिए वरीयता क्या है, वो रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान है, क्योंकि रचनात्मक बालक यानी क्रिएटिव चाइल्ड जो होते हैं में अब सारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग पाया जाता है। ओके, तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास क्या है? विकास जो है डेवलपमेंट इज, और एक विकास जो है वो अव्यवस्थित होता है, सेकंड है पूरी तरह से अप्रत्याशित है, थर्ड है एक आयामी है, फोर्थ है गतिशील है। विकास जो है फ्रेंड वो क्या है, डायनामिक है, गतिशील है। क्यों? क्योंकि विकास गतिशील होता है, अर्थात सबका विकास अपने ढंग से होता है जिसमें बदलाव आता रहता है। ओके, राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है? विकास जो आगे बढ़ता है वो सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है। ओके, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड,
विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैया के अधिग्रहण व अंतर्वैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है? वो है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में बच्चा सामाजिक गुण सीखता है, जैसे समायोजन, व्यवहार, टॉलरेट, सहयोग, मूल्य, रिश्ते निभाना आदि। तो करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक से संबंधित है, जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं? तो वो है संवेगात्मक यानी इमोशनल डेवलपमेंट। ओके, इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है में जो संवेगात्मक विकास जो होता है वो होता है इमोशनल डेवलपमेंट में इमोशन, वैल्यूज, एटीट्यूड आदि का इसमें विकास होता है। ओके, तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे फिल इन दी ब्लैंक्स पहले हासिल करते हैं, फिर फिल इन दी ब्लैंक्स के कौशल सीखते हैं। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे जो होते हैं पहले स्थूल गति कौशल यानी ग्रॉस मोटर स्किल को पहले हासिल करते हैं, फिर सूक्ष्म मांसपेशियां के इस्तेमाल यानी फाइन मोटर स्किल, छोटी मांसपेशियां जो होती हैं उन्हें हम फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं, जैसे हाथ की उंगलियां हुई। ओके, तो ये सब ये जो क्या है ये फाइन मोटर स्किल्स है। ओके, तो इसके इस्तेमाल इसके कौशल सीखते हैं, सूक्ष्म मांसपेशियों के कौशल सीखते हैं। मतलब शारीरिक विकास में बच्चा पहले बड़ी वस्तुओं का प्रयोग करता है और फिर उसके बाद जो है उंगलियों पे कार्य करता है। तो पहले बड़ी मसल्स होती है, फिर उसके बाद सूक्ष्म मांसपेशियां का मतलब छोटी मसल्स का यूज करता है, मतलब उंगलियों के ऊपर कार्य करता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं? तो बच्चों के विकास जो फर्स्ट है, बच्चे कोरी पट्टियाँ जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है, ये गलत है। सेकंड क्या है, बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपनी खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल करेक्ट है। बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी होते हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि समकालीन सिद्धांत के अनुसार बच्चे सक्रिय यानी एक्टिव नॉलेज का निर्माता होता है जो ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट है इसमें विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, तो गलत है। विकास जो होता है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों पर निर्भर करता है, ये गलत। सेकंड है विकास केवल आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है, गलत। विकास जो होता है केवल आनुवंशिक मतलब केवल हेरिडिटी पर नहीं, हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट दोनों कारकों पर निर्भर करता है, ये भी गलत है। थर्ड क्या है, विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है, तो गलत। विकास जो है वो निरंतर चलने वाला प्रोसेस है और वो एक स्थायी परिवर्तन है, ना कि अस्थायी परिवर्तन है, तो ये भी गलत है। फोर्थ क्या है, विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। विकास जो है समग्र एवं व्यवस्थित रूप से जो होता है निरंतर होता है, क्योंकि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रोसेस है जो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। ओके, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का निर्माण करते हैं? तो वो है किशोरावस्था, यानी जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो किशोरावस्था होता है वो फॉर्मल स्टेज में होता है। ओके, तो फॉर्मल स्टेज जो होता है उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। तो किशोरावस्था में अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे उसमें बच्चे क्या है, उसमें बच्चे जो होते हैं परिवार से स्वायत्त स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की एक पहचान का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ओके, तो जीन पियाजे जो है वो उन्होंने 4 स्टेज दिया है फ्रेंड्स। ओके, फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज जिसे कहा जाता है संवेदी गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। फिर होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। फिर होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 12 वर्ष तक होती है। फिर होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसे कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 प्लस होती है। ओके, तो वह कौन सी अवस्था होती है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्त स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद की पहचान जब हो जाता है फ्रेंड, खुद की पहचान का निर्माण तो वो होता है किशोरावस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। ओके, एडोलेसेंस में होता है। राइट आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चे पहचान का निर्माण करने का प्रयास करते हैं और इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं स्वायत्त चाहते हैं। ओके, और वह सोचते हैं कि हम अब बड़े हो गए हैं, अपने डिसीजन या अपने निर्णय जो है स्वयं ले सकते हैं। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं, कथन ए कहता है कि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि बजाय एक विशिष्ट उम्र को देखने के विकास की सीमा क्षेत्र को देखा जाए। तो ये क्या है फ्रेंड, करेक्ट है कि शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चों को के विकास को समझने के लिए यह जरूरी है कि वो बजाय एक विशिष्ट उम्र
को देखने की बजाय उसकी सीमा क्षेत्र को देखा जाए, क्योंकि बच्चों की वृद्धि एवं व विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। बिल्कुल करेक्ट है। तो ए और आर क्या है फ्रेंड, दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की, क्योंकि बच्चे के विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अर्थ जो होता है, हर बच्चा दूसरों से अलग होता है। हर बच्चा एक समान नहीं होता है, हर बच्चा क्या होता है वो दूसरों से अलग होता है, और हर बच्चे का जो विकास होता है फ्रेंड अपने ढंग से होता है। कि शारीरिक विकास जो होता है किसी का जल्दी होता है और किसी का थोड़ी देर से होता है, लेकिन होता है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास एक क्रमानुसार होने वाली जो है प्रक्रिया है, तो ये गलत है। विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है। ये इसमें क्या पूछा, नहीं है पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है, तो ये सही है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सही वाला नहीं, हमको निगेटिव देखना है क्योंकि क्वेश्चन निगेटिव पूछा है। सेकंड क्या, विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है, तो ये क्या है, ये निगेटिव है। विकास की विशिष्ट दिशा होती है, ना कि नहीं होती, तो ये क्या है, ये करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्या है, इसमें कुछ हद तक विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। और फोर्थ, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण कारकों की पारस्परिक अंतर्क्रिया पर निर्भर है, तो ये करेक्ट है फ्रेंड। मतलब विकास जो होता है कि कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है, डेवलपमेंट हैज़ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, बिकॉज डेवलपमेंट की जो होती हैं दो दिशाएं होती हैं। ओके, फर्स्ट होता है सेफिको ऑर्डल यानी शीर्षगामी सिद्धांत, एंड सेकंड होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी समीपस्थ विकास का सिद्धांत। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास की गति कैसी होती है? बाल विकास की गति जो होती है, फर्स्ट है एक समान मानकीय और अव्यवस्थित होती है। सेकंड है में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और यह अव्यवस्थित होती है। थर्ड है एक समान मानकीय और कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। एंड फोर्थ है में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है। तो बाल विकास की गति जो होती है में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और यह कुछ हद तक सुनियोजित और क्रमानुसार होती है, यानी हैज़ इंडिविजुअल वेरिएशन एज इन एंड इज सम वर्ड्स सिक्वेंटल एंड ऑर्डरली। मतलब बाल विकास की गति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस अर्थात सबका विकास अलग तरीके से होता है। विकास का क्रम जो होता है वो सुनियोजित है, अर्थात विकास की अवस्थाएं क्रमागत हैं, जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ओके, तो राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, अभिकथन ए कहता है अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल करेक्ट है, अधिगम और विकास जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब जुड़े हुए हैं। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर, करेक्ट है। एंड कारण आर है कि अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है, तो लर्निंग क्रिएट्स न्यू कंडीशन फॉर डेवलपमेंट, ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड ए और आर क्या है, दोनों सही है कि अधिगम विकास जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्योंकि अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है। ए और आर इसमें दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की, क्योंकि अधिगम जो होता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक दूसरे से जटिल रूप से जुड़े हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है? अमूर्त सोच व खुद की पहचान खोजने की चाह। तो विकास की जो होती हैं कौन सी अवस्था है, तो अमूर्त सोच जो होता है। तो फ्रेंड फिर जीन पियाजे आ गए। जीन पियाजे से क्वेश्चन फ्रेंड बहुत पूछता है। जीन पियाजे ने उन्होंने 4 स्टेज दिए हैं, अभी हम बताए हैं। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, जिन्हें हम संवेदी चालक अवस्था कहते हैं, जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। फिर होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो होता है 2 से 7 वर्ष। फिर होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो होता है 7 से 12 वर्ष। फिर होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और जो होता है किशोरावस्था, यानी 12 प्लस से 18 या 21 वर्ष तक होता है। ओके, तो फ्रेंड पूछा है कि विकास की कौन सी अवस्था है जिसकी प्रमुख अवस्था है जिसमें अमूर्त सोच जो होता है फ्रेंड वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि किशोरावस्था में होता है। ओके, तो वह अपनी खुद की पहचान करने की चाह, तो वो क्या है, फर्स्ट है शैशवावस्था में नहीं, सेकंड प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये भी गलत। थर्ड क्या है इसमें, थर्ड है फ्रेंड इसमें माध्यमिक बाल्यावस्था, ये भी गलत। किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था में जो होता है बच्चा जो होता है वो अमूर्त सोच, वो खुद की पहचान करने की इसमें चाह होती है उसे। ओके, तो राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा 4 किशोरावस्था, क्योंकि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग अमूर्त सोच वो खुद की पहचान की चाह जो होती है फ्रेंड वो किशोरावस्था में होती है। ओके, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होता है, तो राइट आंसर ही 4 हो जाएगा एडोलेसेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? फर्स्ट है इसमें शिशु अवस्था। शिशु अवस्था जो होता है 6 से 11 साल होता है। ओके, तो शिशु अवस्था 6 से 11 साल नहीं होता, ये गलत है। सेकंड है माध्यमिक बाल्य अवस्था 2 से 6 साल होता है, ये भी गलत। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो होता है 11 साल से अधिक होता है, तो ये करेक्ट है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक नहीं। शिशु अवस्था 0 से 2 वर्ष, फिर पूर्व संक्रियात्मक चरण जो होता है वो 2 से 7 वर्ष, फिर माध्यमिक चरण जो होता है 7 से 11 वर्ष, फिर अमूर्त चरण जो होता है जो 11 साल से अधिक। तो अमूर्त चरण जो दिया है ये करेक्ट सीक्वेंस है, क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है जिसे हम संवेदीगामक अवस्था कहते हैं वो 0 से 2 वर्ष तक होता है। फिर प्री ऑपरेशन स्टेज आता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होता है। फिर संक्रियात्मक अवस्था आता है, मूल संक्रियात्मक जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज कहते हैं वो 7 से 11 वर्ष तक होता है। फिर होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 11 से 15 वर्ष तक होता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड थर्ड हो जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होता है वो 11 साल से अधिक होता है। ओके, तो करेक्ट आंसर सीक्वेंस थर्ड है इसमें। थैंक यू फ्रेंड्स।